बिगिनर्स माइंड में आपका स्वागत है। आधुनिक भारत अब हम शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले का प्राचीन भारत या फिर मध्यकालीन भारत अगर नहीं देखा है, क्विक रिवीजन के लिए पुरानी वीडियो पढ़िए 35 डेज में क्रैक करने का ARO और RO की प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। उसमें ज्योग्राफी भी है अभी और भारत भी है। उसमें पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे हम 4-5 दिनों में। उसके बाद 15 दिनों तक क्या करेंगे, क्वेश्चंस केवल सबके, और वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे एग्जाम के कम से कम 5 दिन पहले है। और उसके बाद मॉडल पेपर का अभी भी चल ही रहा है। जिनकी तैयारी पूरी हो गई वो सीधा मॉडल पेपर देख सकते हैं, जिनकी नहीं है या रिवीजन करना है वो आधुनिक भारत ये हम देख सकते पढ़ सकते हैं, ठीक है। शुरुआत हुई थी यूरोपीय कंपनियों के भारत में आने से। कितनी कंपनी आई थी? पुर्तगाली पहले आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फ्रांसीसी। ये क्रम दिया जाता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का क्रम क्या है। पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी। पुर्तगाली सबसे पहले पढ़ते हैं। पुर्तगाली वास्को डी गामा नाम का व्यक्ति था जो पहले यूरोपीय व्यापारी था। पहले कौन था? यूरोपीय व्यापारी होता था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। क्वेश्चन आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाता है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। वह 1498 ईस्वी में कलिकट के समुद्र तट पर उतरा। इस अभियान में अब्दुल मजीद नाम का गुजराती उसका पथ प्रदर्शक था। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य का एस्तोदो द इंडिया कहा गया। पुर्तगाली समुद्री साम्राज्य को क्या कहा? एस्तो द इंडिया कहा। पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये भी क्वेश्चन खूब आता है। पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 1505 से 1509 ईस्वी था। 1509 ईस्वी में अल्बुकर्क भारतीय क्षेत्र में पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त किया गया। 1510 ईस्वी में उसने बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया। इसके बाद आता है पुर्तगाली वायसराय नानू डी कुना 1529 से 38 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बनाया। पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध जोसुएत संत फ्रांसिस्को जैपियर भारत आया। ठीक। 1632 ईस्वी में शाहजहां ने पुर्तगालियों को हुगली से बाहर कर दिया। 1622 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बंबई प्रदान कर दिया। बंबई कब प्रदान किया? 1622 ईस्वी में। अपनी नौसेना शक्ति के आधार पर पुर्तगालियों ने भारत में घोड़े के आयात पर एक अधिकार कायम किया था। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस आरंभ किया। पुर्तगालियों ने भारत में तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया। पुर्तगाली 1961 ईस्वी में 1961 ईस्वी तक भारत में रहे, जब उन्होंने गोवा को स्वतंत्र किया। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली? कोचीन में खोली। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक कला का प्रारंभ किया। पुर्तगालियों ने क्या क्या किया? पुर्तगाली का पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। और पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ज्यूइथ संत फ्रांसिस्को जैपियर भारत आए थे। किसके साथ भारत आए थे? अल्फांसो डिसूजा के साथ। कौन भारत आया था? जेसुइट संत फ्रांसिस्को जैपियर, ठीक है। पुर्तगालियों ने भारत में क्या करा? तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस का आरंभ किया था। कोचीन में व्यापारिक कोठी खोली थी। अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पे खोली? कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक कला का आरंभ किया था। अब आ जाते हैं हम डच पे। 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला प्रथम डच नागरिक कौन था? कार्नेलिस डी हस्तमान। कौन था? कार्नेलिस डी हस्तमान। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स अस्तित्व में आया। 1602 ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड्स अस्तित्व में आया। 1605 ईस्वी में डच कंपनी ने मूसलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। पुर्तगाली ने कहाँ पर खोली थी? कोचीन में। और डच ने कहाँ पर खोली? मूसलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री खोली। इसके बाद पुलिकट में, फिर चिंसुरा में, कोचिन में, सूरत में, नागपट्टनम, बालासोर, कासिम बाजार, पटना में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी। कब कब करी?
1605 में तो इन्होंने करी थी मूसलीपट्टनम में सबसे पहले। कब करी? 1605 में। फिर 5 साल बाद पुलिकट में, ठीक है। फिर उसके बाद करीब 40 साल के आसपास का टाइम लगा, चिंसुरा में उन्होंने 1653 में खोली। फिर 10 साल बाद कोचीन में 1663 में, सूरत में 1616 में खोली। पुलिकट के बाद आता है 1616, सूरत में खोली। फिर नागपट्टनम 58 में, बालासोर 58, कासिम बाजार पटना में 1658 में डचों ने अपनी फैक्ट्री स्थापित करी। 1639 ईस्वी में डचों ने गोवा पर आक्रमण किया। 1641 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण के बाद 1658 ईस्वी में लंका यानी कि सिलोन पर अधिकार किया। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पगोड़ा सिक्के का प्रचलन कराया। 759 ईस्वी में बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों यानी कि क्लाइव के हाथों पराजित होने के बाद डच कंपनी का नियंत्रण भारतीय क्षेत्रों से समाप्त हो गया। भारत में डचों के आगमन के कारण भारत का सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया। जब भारत में डच आए थे, उनके कारण भारत का सूती वस्त्र उद्योग जो था वो सर्वोच्च स्थिति पर था निर्यात में। यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में, एस्तो द इंडिया इसी का नाम रखा गया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडीज 1600 में महारानी एलिजाबेथ थी। उन्होंने इस कंपनी के द्वारा व्यापार करने की क्या दी थी? करने का आदेश दिया था। 1600 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। बैरिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1616 में। फिर आ जाता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, कैम्पने द इंडस्ते ओरिएंटलिस स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में बनी। फिर आ जाते हैं अंग्रेज। सन 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंग्स जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर जहांगीर के दरबार 1608 से 1611 में आया था। जहांगीर ने हॉकिंग्स को 400 का मनसब दिया था। 1615 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर टॉमस रो को जहांगीर के दरबार में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति लेने भेजा। प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। कौन था? टॉमस स्मिथ। 1611 ईस्वी में दक्षिण पश्चिम समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मूसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली? सूरत में 1608 ईस्वी में स्थापित की थी। 1651 ईस्वी में शाह सुजा ने अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार का विशेष अधिकार दिया। ठीक है, इन्होंने पहली फैक्ट्री अंग्रेजों ने कहाँ पे खोली? सूरत में। पुर्तगालियों ने कहाँ पर खोली? कोचीन में। और डच ने कहाँ पे खोली? मूसलीपट्टनम में। 1717 ईस्वी में फारूक शियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए बंगाल में व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया। कब? 1717 में फारूक शियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कर दिए, कहाँ पे? बंगाल में। फारूक शियार बंगाल का राजा था, शासक था, वहां पे व्यापार का अधिकार प्रदान कर दिया। 1757 ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को प्लासी की युद्ध में पराजित कर अंग्रेजों ने राजनीतिक शक्ति के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। फिर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध तथा 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर क्राउन का सीधा शासन कर दिया गया। कब कर दिया गया? 1857 को जो विद्रोह हुआ था, 1857 का युद्ध हुआ था, उसके बाद 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और भारत से समाप्त करके सीधा क्राउन के उसमें अंडर में कर दिया, क्राउन के अंडर में शासन कर दिया। फिर आ जाता है डेनमार्क की व्यापारिक कंपनी का गठन 1616 ईस्वी में हुआ था। इस कंपनी ने ट्रोंकोबार तमिलनाडु तथा सेरमपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की।
1845 ईस्वी में डेन लोगों ने अपनी भारतीय वाणिज्यिक कंपनी को अंग्रेजों को बेच दिए और भारतीय क्षेत्र से उनका नियंत्रण समाप्त हो गया। फिर आ जाते हैं फ्रांसीसी। लुई 14वें के समय 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। 1731 ईस्वी में डुप्ले भारत में फ्रेंच गवर्नर बना। लंबे समय तक भारत में अपने नियंत्रण के लिए अंग्रेज तथा फ्रांसीसी संघर्षरत रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 ईस्वी अंग्रेजों के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। एक्सला शैपले नामक संधि के संपन्न होते ही भारत में भी युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। पौंडीचेरी संधि से युद्ध विराम हो गया। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हो गया। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवाश के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आरकूट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया। इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। यही पराजय भारत में उनके पतन की शुरुआत हुई। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। यद्यपि 1763 ईस्वी में पौंडीचेरी तथा कुछ अन्य फ्रांसीसी प्रदेश उन्हें वापस लौटा दिए गए, परंतु उन्हें किलेबंदी का अधिकार नहीं दिया। प्रदेश तो वापस लौटा दिए लेकिन किलेबंदी का अधिकार नहीं दिया। अब सीधे आ जाते हैं बंगाल के गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 85। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बना। 1772 ईस्वी में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की गई। सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया। इसी काल में कमेटी ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। कमेटी ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किस काल में हुई? वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसके बाद 1774 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। इस एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता यानी कि कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट गठित किया गया। इसके मुख्य न्यायाधीश इम्पे बने। कौन बने? इम्पे। मुख्य न्यायाधीश कौन बने? इम्पे। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 ईस्वी में मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया। 1791 ईस्वी में जॉन नथन डाकन ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। उसके समय रोहिला युद्ध 1774 ईस्वी, प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी में लड़ा गया। वॉरेन हेस्टिंग्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया। इस महाभियोग पर 7 साल तक चर्चा होती रही। अंततः उसे दोषमुक्त कर दिया गया। कब तक चर्चा होती रही? 7 साल तक, और अंत में उसे दोषमुक्त कर दिया गया। गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को हेस्टिंग्स ने आश्रय दिया था। गीता के अंग्रेजी अनुवादक कौन थे? विलियम विल्किंस, जिनको हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। हेस्टिंग्स ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। वार्षिक पेंशन कौन सी थी? 26 लाख रुपए की, वो मुगल सम्राट को मिलती थी, वो बंद करवा दी थी। फिर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 था। 1786 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसके समय तृतीय आंगाल मैसूर युद्ध 1779 से 92 ईस्वी, 1789 से 92, जिसके बाद टीपू से श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी की गई। 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त लागू किए, जिसके साथ एक नए जमींदार वर्ग का उद्भव हुआ। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
उसने कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया जिसके माध्यम से शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत सामने लाया गया। प्रशासन तथा न्याय की पृथक इकाई गठित की गई। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई। कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा तथा नागरिक सेवा का जनक कहा गया। कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा और नागरिक सेवा का जनक कहा। उसने पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की और पुलिस थाने बनवाए। ठीक है। सर जॉन शोर 1793 से 98। 1793 ईस्वी में सर जॉन शोर बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम सर जॉन शोर के शासनकाल में पारित किया गया था। उसने तटस्थता और हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। टीपू सुल्तान के साथ चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुआ। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की नीति अपनाई। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद 1798 ईस्वी था। मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया तथा जयपुर राज्यों ने भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सहायक संधि पर पहला राज्य कौन था? हैदराबाद 1798 ईस्वी। द्वितीय अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1804 तथा 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय हुई थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने सिविल सेवा में नियुक्त ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। वह स्वयं बंगाल का शेर कहा जाता था। बंगाल का शेर किसे कहा जाता था? लॉर्ड वेलेस्ली को। फिर आ जाती है सहायक संधि। इस संधि के तहत भारतीय रियासतों को ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभुत्व को स्वीकार करना पड़ा। उन्हें कंपनी की एक सैन्य टुकड़ी अपने राज्य में रखनी होती थी। साथ ही कंपनी की स्वीकृति के लिए बिना रियासतों को किसी नीति को लागू करना अथवा विदेशी शक्तियों से संबंध स्थापित करना मना था। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 7 ईस्वी। सर जॉर्ज बार्लो 1805 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसके शासनकाल में 1807 ईस्वी में दासों के व्यापार पर रोक लगा दी गई। इसके शासनकाल में ही सेना में वेल्लोर विद्रोह 1806 हुआ था। क्या हुआ था? 1806 वेल्लोर विद्रोह। फिर आता है लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 ईस्वी। लॉर्ड मिंटो 1807 ईस्वी से 1813 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। उसने 1809 ईस्वी में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि के लिए चार्ल्स मैटकॉफ को भेजा। 1813 ईस्वी का चार्टर इसी समय पारित हुआ था। ठीक है। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 ईस्वी में गवर्नर जनरल बना। उसने प्रथम अंगाल नेपाल युद्ध के बाद नेपाल के साथ 1816 ईस्वी में संगोली की संधि की। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। 1818 ईस्वी में तृतीय अंगाल मराठा युद्ध में मराठों को पराजित कर उनको कंपनी नियंत्रण में लाने का कार्य लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ था। पिंडारियों का दमन किया। इसी समय 1822 ईस्वी में बंगाल में टेनेंसी एक्ट या कश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। उसके समय में क्या हुआ? प्रथम अंगाल बर्मा युद्ध हुआ। 1824 से 26 ईस्वी में हुआ, जो यारडुंगू की संधि के साथ खत्म हुआ। 1824 में बैरकपुर के में सैन्य विद्रोह भी इसी समय हुआ। उसके बाद आ जाते हैं भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 35। लॉर्ड विलियम बेंटिक बंगाल का गवर्नर जनरल था। कहाँ का? बंगाल का गवर्नर जनरल था। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। इस प्रकार विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। 1829 ईस्वी में उसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया। विलियम बेंटिक का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर बना था। इसी समय 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह ना लगाने तथा कानों में बालियां ना पहनने देने पर वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। कानों में बालियां नहीं पहनने देते थे, माथे पे जातीय चिन्ह नहीं लगाने देते थे, इसलिए वेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। 1835 में बेंटिक ने कलकत्ता के मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। 1835 ईस्वी में मैकले की सिफारिशों को लागू करते हुए अंग्रेजी के द्वारा शिक्षा का माध्यम बनाया गया। शिक्षा का माध्यम क्या बनाया गया 1835 में? अंग्रेजी को।
बेंटिक ने ठगी प्रथा की समाप्ति के लिए कर्नल सिलीमैन को नियुक्त किया। उसने 1837 ईस्वी में बालिका हत्या का प्रतिबंध किया। लॉर्ड चार्ल्स माइटकॉफ 1835 से 36 ईस्वी, इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना प्रथम अंगाल अफगान युद्ध 1838 से 42। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई। कंपनी महाराजा रणजीत सिंह शहर शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि इसी काल में हुई थी। लॉर्ड एलन बारो 1842 से 44। प्रथम अंगाल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। दास प्रथा का उन्मूलन इसी समय में हुआ। एलन बारो के कार्यकाल को कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल कहा जाता है। लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम 1844 से 48। प्रथम अंगाल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी इसी के समय हुआ, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसे नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। द्वितीय अंगाल सिख युद्ध 1848 से 39 तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 1839 लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ। जगत प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया था। द्वितीय अंगाल बर्मा युद्ध 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पेंगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इनाम कमीशन की स्थापना की गई डलहौजी के काल में 1852 में। इसका उद्देश्य क्या था? भूमि कर रही जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। ठीक है। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यापक गत सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैपेज के कारण अधिक याद किया जाता है। यह सिद्धांत क्या था? इस तर्क पर आधारित था कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प ली जाएगी। 1856 में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। अवध पर कुशासन का आरोप लगाया और नवाब वाजिद अली शाह से यह हड़प लिया। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित कर दिया और तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ में स्थानांतरित कर दिया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। वुड डिस्पैच के अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रति एक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी के समय भारत में रेलवे परिवहन का आरंभ हुआ। इसी समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग व लोक सेवा विभाग की स्थापना की। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन किया 1854 में। किसने? डलहौजी ने। इसी के समय 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। कहां से? कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। उसने शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन थी? शिमला। वह भारतीय नागरिक सेवा हेतु प्रतियोगिता प्रारंभ की। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, जिसे आज UPSC लेता है, और IAS कहते हैं। पहले उसका क्या नाम था? ICS इंडियन सिविल सर्विसेज सेवा हेतु प्रतियोगिता प्रारंभ की। डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्य सतारा। सबसे पहले सतारा हुआ कितना कब? 1848 में। पहला राज्य कौन विलय किया था? सतारा। नहीं, अवध किया था कुशासन का आरोप लगाकर, लेकिन यहाँ पर जो विलय की नीति थी, सतारा में कोई उत्तराधिकारी नहीं था, वो था सतारा था।
जयपुर संबलपुर 1849, बागट 1850, उदयपुर 1852, झांसी को किया 1853 में, नागपुर को 1854, करौली 1855 और अवध 1856। अच्छा, 18 अवध को सबसे लास्ट में किया, सतारा को सबसे पहले किया था 1848 में। भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे, प्रथम वायसराय, ठीक है। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। यदि ये पूछता है कि भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त कौन सा अंतिम गवर्नर जनरल था, क्या नाम आएगा? लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों सीधे ब्रिटिश क्राउन ने अपने निर्णय में ले लिया, अपने नियंत्रण में ले लिया, ठीक है। कैनिंग के समय इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, जिसके द्वारा 1865 ईस्वी में बंबई, कलकत्ता तथा मद्रास एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कैनिंग के समय ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। मैकले द्वारा प्ररूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई। व्यापकगत सिद्धांत यानी राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। भारत के पहले वित्त मंत्री विल्सन ने इसी समय आयकर की शुरुआत की। आयकर की शुरुआत की गई थी। भारत वित्त मंत्री के पहले वित्त मंत्री कौन थे भारत के? विल्सन। लॉर्ड एलिंगन 1862 से 63, इसने बहावी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। पश्चिमोत्तर सीमा में अम्ब्रेला अभियान चलाया। सर जॉन लॉरेंस 1864-69 ईस्वी, एलिंगन के बाद 1864 ईस्वी में जॉन लॉरेंस भारत का वायसराय बनकर आया, जिसके समय भूटान का महत्वपूर्ण युद्ध हुआ। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। इसने जॉर्ज कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू हुई। प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू हुई? 1865 में। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसकी मेयो कॉलेज की स्थापना की थी अजमेर में। 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। 1870 ईस्वी में वित्त का विकेंद्रीकरण किया। क्या किया? वित्त का विकेंद्रीकरण किया। एक अफगान ने अंडमान में 1872 ईस्वी में चाकू मारकर लॉर्ड मायो की हत्या कर दी थी। कहाँ पे? अफगान में। प्रथम जनगणना वर्ष 1871 से 72 में प्रारंभ हुई। 1871 से 72 के बीच में प्रथम जनगणना हुई। फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76, इसके समय बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के महलराव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाकर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाही को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन और बिहार में अकाल 1873 नॉर्थब्रुक के समय में ही हुआ था। फिर आ जाते हैं लॉर्ड लिंटन 1876 से 1880, 76 से 80 ईस्वी तक। यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक, साहित्यकार था। साहित्य जगत में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बंबई 1876 से 1878, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। कब किया गया? 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया आ रही थी, उनके उसमें बुलाने के लिए केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 में
लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पर अमृत बाजार पत्रिका को प्रतिबंधित करने के लिए पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। इसी के समय 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस का अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी। कितनी कर दी थी? 19 वर्ष। लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884। लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की आयु को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसके समय में ही भारत में 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना प्रारंभ करवाई गई। भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। भारत में जनगणना पहली बार कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1881 ईस्वी में। लॉर्ड रिपन के समय शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की नियुक्ति की गई। इसके समय में यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक 1883 से 83 में प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोप वासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। भारत का उद्धारक कौन था? ये संज्ञा किसको दी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। इसके समय तृतीय अंगाल वर्मा युद्ध 1885-88 हुआ। वर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में बंगाल टेंसी एक्ट, अवध टेंसी एक्ट तथा पंजाब टेंसी एक्ट पारित हुआ। इस समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना कांग्रेस की स्थापना थी। 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम के नेतृत्व में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। A.O. ह्यूम के नेतृत्व में 28 दिसंबर को 1885 को। ये कौन थे? A.O. ह्यूम अधिकारी थे, ये अंग्रेजी अधिकारी थे। ठीक है। और कांग्रेस की स्थापना किस वजह से की गई थी? कुछ अंग्रेजी अधिकारी थे और कांग्रेस में थे देशभक्त जो थे, नेता जो थे, तो उसमें जनता से बीच में तालमेल बिठाने के लिए अंग्रेजों ने इस उससे करी थी कि अंग्रेज ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि समस्या कहां पर आ रही है और उनके लिए क्या काम करना है। इसलिए अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना करी। लॉर्ड लैंसडाउन 1888-94। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डूरंट रेखा आयोग की स्थापना का निर्धारण लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में हुआ। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया, जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई। 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिलिंग एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय 1894 से 99। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की गई। यह कथन किसका है? लॉर्ड एलिंगन द्वितीय का है। लॉर्ड एलिंगन द्वितीय के समय 1895 से 98 ईस्वी में मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। 1898 ईस्वी में लॉयल आयोग का गठन किया गया। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 ईस्वी। कर्जन ने 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीक की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग, 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। कब हुआ? 1904 में। लॉर्ड कर्जन ने सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसने सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वाटा में एक कॉलेज की स्थापना की। प्राचीन स्मारक प्रशिक्षण अधिनियम 1904 के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया।
इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। ठीक है। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910, इसके समय में आगा खान और सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1907 ईस्वी के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1909 ईस्वी में पार्लियामेंटो सुधार लाया गया। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। इसके समय की महत्वपूर्ण घटना ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन 12 सितंबर 1911, दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन, बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा 1911 में हुई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 में। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के टाइम पे कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित कर दी थी। कब? 1911। 4 अगस्त 1914 को हॉर्डिंग के समय में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कब हुआ? 1914 में हॉर्डिंग के समय प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। 1912 ईस्वी में क्रांतिकारी रास बिहारी बोस द्वारा लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था, जिसमें वह घायल हो गया था। क्रांतिकारी जो थे रास बिहारी बोस, उनके द्वारा लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका, जिसमें वह घायल हो गया। 1915 में महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका से भारत में आगमन हुआ। 2015 लिखा है, वर्ष 2015 में ये आया 1915। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916-1921। तिलक एवं एनी बेसेंट की होम रूल लीग 1916 की स्थापना हुई। होम रूल की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में रोलैक्ट एक्ट 1919 पास हुआ। कब? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में हुआ था रोलैक्ट एक्ट 1919 में। प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के समय ही 13 अप्रैल 1919 में हुआ। इसके समय में भारत सरकार अधिनियम 1919 या मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया। 1916 ईस्वी में पूना में धोंडो केशव कर्वे महिला विश्वविद्यालय की स्थापना तथा 1917 ईस्वी में शिक्षा पर सैंडलर आयोग की नियुक्ति की गई। खिलाफत आंदोलन 1920 से 21 ईस्वी तथा गांधी जी के सत्याग्रह असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी की शुरुआत हुई। तृतीय अफगान युद्ध आदि महत्वपूर्ण घटनाएं चेम्सफोर्ड के समय में हुई। सर एसपी सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर बने। बिहार के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने? सर एसपी सिन्हा। लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26 ईस्वी। गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन चौरी चौरा घटना 1922 ईस्वी के कारण लॉर्ड रीडिंग के समय ही स्थगित किया गया। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। 1921 ईस्वी में भारत के दक्षिणी पश्चिमी समुद्र तट केरल पर मोपला विद्रोह हुआ। रीडिंग के समय 1922 ईस्वी में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना आरंभ किया। दिल्ली तथा नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इसके समय में ही एम.एन. रॉय द्वारा 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। पहली बार उच्च पदों पर बहाली के लिए भारतीय तथा यूरोपियों को समानता का दर्जा दिया गया। 1923 ईस्वी से प्रशासनिक सेवाओं में उम्मीदवारों के चयन के लिए दिल्ली और लंदन में एक साथ प्रतियोगिता परीक्षा के आयोजन की व्यवस्था की गई। कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दल का गठन 1924 ईस्वी के कार्यकाल में हुआ। काकोरी रेलकांड 1925 ईस्वी लॉर्ड रीडिंग के वायसराय कार्यकाल में हुआ। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। वर्ष 1928 में कृषि से समृद्ध रॉयल कमीशन, शिक्षा सुधार से संबंधित हार्टिंग कमीशन की नियुक्ति और शारदा एक्ट 1929 में पारित हुआ। इसके समय 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया तथा 6 अप्रैल 1930 में सामान्य अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बाद गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया। 1929 में दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया। 1929 ईस्वी प्रसिद्ध लाहौर षड्यंत्र एवं जतिन दास की 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद जेल में मृत्यु 1929 की घटना में हुई। 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। इसके समय में ही नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया।
5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया गया। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 ईस्वी, इसके समय में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में हुआ। इस सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडॉनल्ड ने प्रसिद्ध सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। महात्मा गांधी एवं अम्बेडकर के बीच 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ। 1935 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ। लॉर्ड लिंथगो 1936 से 44, 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ इसी समय में हुआ था। इसके समय पहली बार चुनाव कराए गए। चुनाव के परिणाम राष्ट्रीय कांग्रेस के पक्ष में रहे। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में अपनी सरकार बना ली। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी का गठन किया। किसका गठन किया? फॉरवर्ड ब्लॉक। लिंथगो के समय में ही पहली बार 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई। 8 अगस्त 1940 को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ और 43 ईस्वी में बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा तथा मुस्लिम लीग का कराची अधिवेशन हुआ। लॉर्ड वेवल 1944 से 47 ईस्वी। वेवल के समय 1945 ईस्वी में शिमला समझौता हुआ। इस समझौते में कांग्रेस व मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कैबिनेट मिशन में 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिंग लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर। ये सीधा सीधा पूछ लेता है कि क्रिप्स मिशन के सदस्य कौन कौन थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि इसके अध्यक्ष थे, ठीक है, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को जून 1948 के पहले स्वतंत्र करने की घोषणा की। 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह तथा संविधान सभा का चुनाव व प्रथम अंतरिम सरकार का गठन हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 3 जून 1947 को भारत विभाजन की घोषणा की। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 में प्रधानमंत्री एटली द्वारा प्रस्तुत किया गया। पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेडक्लिफ आयोग का गठन इसी समय में हुआ था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान, 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बना। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी 1948 से 1950 ईस्वी। लॉर्ड माउंटबेटन की वापसी के बाद 21 जून 1948 को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के गवर्नर जनरल बनाए गए। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के कैसे थे? प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो गया तथा संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति की नियुक्ति संविधान सभा और तत्कालीन संसद द्वारा की गई थी। ठीक है, 1857 के विद्रोह ये पढ़ेंगे कल। ठीक है, तो वीडियो को शेयर जरूर करो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी।